ओके, सो टुडेज टॉपिक इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। आपका जो सेकेंड यूनिट है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आया कहाँ से, मतलब ये वर्ड कहाँ से आया। तो फर्स्टली देखिए, आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जो भी आपके पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स या क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा पार्ट है आपका नॉन निगोशिएबल। हिंदी में कहते हैं विनिमय साध्य प्रलेख। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को हिंदी में कहते हैं विनिमय साध्य प्रलेख। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक्स, है ना। ये सारे क्या है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। निगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। निगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल बाय द डिलीवरी। अगर किसी को आप हैंड ओवर कर देते हो, जो आपके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो आप किसी को डिलीवर कर देते हो, दे देते हो, तो उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट लेने का अधिकार भी क्या हो जाता है, वो ट्रांसफर हो जाता है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, विनिमय साध्य प्रलेख। विनिमय का क्या मतलब होता है, लेन देन, मतलब किसी को दे देना ना। तो विनिमय साध्य प्रलेख में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं और इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। आपकी जो सेकेंड यूनिट है उसमें बस यही तीन टॉपिक्स हैं, पहला बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा प्रोमिसरी नोट और तीसरा चेक। तो इन तीनों को पढ़ने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आखिर क्या होते हैं, उसकी मीनिंग क्या होती है। तो लेट्स सी, negotiable means transferable by delivery and the word instruments means a written document by which a right is created in favor of some persons. negotiable का मतलब हुआ विनिमय साध्य, का मतलब हुआ ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। जब हम किसी को हैंड ओवर कर देते हैं डॉक्यूमेंट, तो वो क्या होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है उसके पास, उसको उससे जो पैसे लेने का अधिकार है वो क्या हो जाता है, वो ट्रांसफर हो जाता है। और इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट मीन्स एक रिटन डॉक्यूमेंट। जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, हमेशा वो रिटन फॉर्म में होते हैं। ओके, सो द टर्म निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिटरली मीन्स a written document which creates a right in favor of somebody and is freely transferable by delivery. A negotiable instrument is a piece of paper which entitles a person to a certain sum of money and which is transferable from one to another person by a delivery or by endorsement or and delivery. इंडोर्स करना क्या होता है, बेचान, जिसे हिंदी में कहते हैं बेचान करना, है ना। तो आप किसी के नाम पर वो जो डॉक्यूमेंट है या तो वो इंडोर्स कर सकते हो, तब उसको वो सारे राइट्स ट्रांसफर हो जाएंगे। और दूसरा होता है बाय द डिलीवरी। अगर आप उसको सिर्फ हैंड ओवर कर देते हो, उस पर कुछ लिखते नहीं हो, जस्ट हैंड ओवर कर देते हो, तब भी कई बार राइट्स क्या हो जाते हैं, उसके पास सारे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब ये चीज आपको समझ में आएगी जब आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ोगे, मतलब जो उसके टाइप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चेक है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का बेचान, विनिमय विपत्र का बेचान कर दिया जाता है, उसको इंडोर्स कर दिया जाता है किसी थर्ड पार्टी को। तो क्या होता है, फिर उस थर्ड पार्टी के पास अधिकार होता है उस बिल ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट को रिसीव करने का, उसमें जो भी धनराशि लिखी हुई है उसको प्राप्त करने का अधिकार क्या हो जाता है, उस थर्ड पार्टी को, उस तीसरे पक्ष को क्या हस्तांतरित हो जाता है। ठीक है, तो दो तरीके से ये जो अधिकार है वो हस्तांतरित होता है। कैसे, पहला इंडोर्समेंट से, बेचान करने से, और दूसरा डिलीवरी से, मतलब उस प्रपत्र को हस्तांतरित कर देने से, किसी और के हाथ में दे देने से। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। निगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ रिटन डॉक्यूमेंट। इसलिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि ट्रांसफरेबल होता है, और ट्रांसफरेबल होने के साथ साथ वो क्या करता है, राइट, जो उस धनराशि को लेने का अधिकार है वो किसी तीसरे पक्ष के पास चला जाता है। अगर वो ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो किसी तीसरे पक्ष के पास वो अधिकार चला जाता है। अगेन यहाँ पे मीनिंग या डेफिनेशन को कवर किया गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स हुज, क्योंकि देखिए इसमें दो पक्ष होते हैं, जनरली कम से कम दो पक्ष होते हैं, कई बार 3 और 4 पक्ष भी होते हैं, लेकिन 2 पक्ष तो नॉर्मली होते ही होते हैं। तो इसलिए इसे किस कैटेगरी में रखा गया, इसे कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है, क्योंकि एक व्यक्ति निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखकर देगा जिसे पेमेंट करना है, और दूसरा व्यक्ति जिसे पेमेंट रिसीव करना है उसके हाथ में देगा। तो ये इट्स अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और कैसा होगा, रिटन कॉन्ट्रैक्ट। ये वर्बली इट कैन नॉट बी प्रोसीड, रिटन डॉक्यूमेंट होना मस्ट है यहाँ पे। ओके, so whose benefit could be passed on
from its original holder to a new holder. In other words, negotiable instruments are documents which promise payment to the assignee, the person whom it is assigned to or given to, or a specified person. अच्छा, मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि चेक आप काट के देते हो, चेक लिख कर देते हो किसी को, तो उस पर अगर आपने किसी का नाम मेंशन कर दिया है तो बैंक क्या करेगा, उस स्पेसिफाइड पर्सन को ही उसका पेमेंट देगा। कई बार ऐसा होता है हम चेक दे देते हैं पर उस पर किसी का नाम मेंशन नहीं करते। सपोज हमें अपने अकाउंट से पैसे निकालने हैं, हमने उसमें नाम मेंशन नहीं करा, सिर्फ अमाउंट लिखकर साइन करके दे दिया, तो उस चेक को, वो चेक जिस भी व्यक्ति के हाथ में होगा या जो भी व्यक्ति उस चेक को बैंक में प्रस्तुत करेगा, उस व्यक्ति को बैंक क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो जिसके पास वो है, मतलब आपने हैंडओवर, जिस व्यक्ति को, जिस इंडिविजुअल को आपने उस चेक को हैंडओवर किया है, यहाँ पर क्या हुआ, बाय द डिलीवरी, आपने ट्रांसफर कैसे किया है, बाय द डिलीवरी किया है, सिर्फ हैंडओवर किया है, उसको उस पर बेचान नहीं करा है, इंडोर्स नहीं करा है उसे, आपने क्या किया है, सिर्फ बाय द डिलीवरी उसको ट्रांसफर कर दिया है, किसी व्यक्ति को दे दिया है, और इस व्यक्ति ने बैंक में वो चेक दिखाया और वहां से जाके पेमेंट को रिसीव कर लिया। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, एक लिखित प्रकार के एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और उसमें क्या होता है, उसमें जो बेनिफिट्स है उसको पास ऑन किया जा सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे पास ऑन किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का नाम लिखा है, अगर वो चाहे तो वो भी उसे इंडोर्स करके किसी तीसरे पक्ष को दे सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के पास क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और इसलिए ये सब क्या कहलाते हैं, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन। देखिए इसमें फर्स्ट हेडिंग है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मींस लॉ, बाय द लॉ जो इंस्ट्रूमेंट्स है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, तीन इंस्ट्रूमेंट्स को खाली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। कौन कौन से, पहला है बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है प्रॉमिसरी नोट और तीसरा है आपका चेक्स। इसके अलावा कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके होते हैं जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का काम करते हैं, या इनके फीचर्स जो होते हैं वो एकदम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के होते हैं। जैसे आपकी हुंडी है, शेयर वारंट है, यानी कि जब आप शेयर खरीदते हो किसी कंपनी के तो उसके बदले में आपको जो रिसिप्ट मिलती है। डिविडेंड है, अगर आपको किसी कंपनी से डिविडेंड लाभांश प्राप्त हो रहा है तो उसके बदले में आपको जो वहाँ से रिसिप्ट मिलती है, जो भी कागज मिलते हैं वो कहलाते हैं। बैंक ड्राफ्ट, जैसा कि आपने देखा है कि डीडी आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हो, बैंक ड्राफ्ट, तो वो सब, तो ये सब क्या है, ये आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। पर इन सबको लॉ ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में नहीं रखा है। लॉ ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट है जो 1881 में पास हुआ था, उसका नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अभी 2 साल पहले उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, काफी न्यूज में भी था। तो उस एक्ट में क्या किया गया है, सिर्फ इन 3 डॉक्यूमेंट्स को, इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में रखा है लॉ ने। तो इसलिए आपको सिर्फ इन तीनों के बारे में पढ़ना है। ये सब जो है अदर्स, ये भी इंस्ट्रूमेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का काम करते हैं, पर क्योंकि एक्ट में मेंशन नहीं है इन सब का नाम, तो इसलिए इन्हें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय द लॉ नहीं कहा जाता, बाय द यूसेज कहा जाता है। यूज करने पर अगर हम देखें तो उसके हिसाब से ये भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही काम करते हैं, पर क्योंकि लॉ में मेंशन नहीं है तो इसलिए हम इनको कवर नहीं करेंगे। नाउ कम टू द फीचर्स। फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की। पहला तो है इट इज ऑलवेज अ रिटन डॉक्यूमेंट। तो इट इज ऑलवेज इन अ रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म में होता है। वर्बली अगर कोई कह दे कि मुझे इतने पैसे, इतना पेमेंट करना है इस व्यक्ति को, तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी अ रिटन डॉक्यूमेंट ओनली। द सेकेंड one is it is payable bearer if it is transferred by the delivery। वन बाय वन देखते हैं। इट इज पेबल टू द बियरर, बियरर यानी कि वाहक, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है। अगर जो ट्रांसफर है वो जस्ट बाय डिलीवरी किया गया है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था चेक का, अगर चेक पर किसी का नाम मेंशन नहीं है तो बैंक उस चेक का पेमेंट किसे करता है, जो भी उस चेक को ले जाके बैंक में प्रस्तुत करता है, बैंक में रखता है। तो जो बैंक में उस चेक को ले जा रहा है वो क्या कहलाएगा, चेक का बियरर कहलाएगा, चेक का होल्डर कहलाएगा। अगर चेक पर नाम मेंशन है तब तो फिर उस स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट होगी, पर अगर नाम मेंशन नहीं है
तो फिर क्या हो जाएगा, बियरर को पेमेंट कर दी जाती है। चेक अगर आपने कभी भरा हो तो उसमें एक बियरर का ऑप्शन भी होता है, अगर उस पर टिक है तो क्या होगा, बियरर को पेमेंट हो जाती है। इफ इट इज ट्रांसफर्ड जस्ट बाय द डिलीवरी, अगर सिर्फ हैंडओवर से उसको ट्रांसफर किया गया है, उस पर किसी तरह का इंडोर्समेंट नहीं है। इंडोर्समेंट कैसे होता है चेक का, ये आपको चेक आगे पढ़ाया जाएगा तो उसमें कवर करूंगी मैं। आगे देखते हैं, एंड इट इज पेबल टू द स्पेसिफिक पर्सन इफ इट इज ट्रांसफर्ड बाय द डिलीवरी एंड इंडोर्समेंट। अगर स्पेसिफिक पर्सन को कब किस केस में होता है, या तो उसका नाम मेंशन हो, डिलीवर किया गया, हैंडओवर किया गया, पर उसका उसमें नाम मेंशन था, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन, नाम किसी और का मेंशन था पर उसको इंडोर्स कर दिया गया, इंडोर्समेंट, डबल लाइन खींच के उसको इंडोर्समेंट, उसका नाम लिख के उसको इंडोर्स कर दिया जाता है। जिसको भी आपको देना है थर्ड पार्टी को, उसको इंडोर्स हो जाता है, बेचान कर दिया जाता है, तो वो थर्ड पार्टी लायबल हो जाएगी उस चेक के पेमेंट को रिसीव करने के लिए। तो ये दो तरीके से ट्रांसफरेबल होते हैं, एक होता है ट्रांसफर्ड जस्ट बाय डिलीवरी और दूसरा होता है ट्रांसफर बाय डिलीवरी एंड इंडोर्समेंट। ओके, पहला था आपका रिटन डॉक्यूमेंट होता है, दूसरा था आपका ट्रांसफरेबल होता है, कैसे, बाय द डिलीवरी एंड इंडोर्समेंट। ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज द पर्सन हु होल्ड्स द नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट कैन sue बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट। क्या हुआ इसका मतलब हुआ, सपोज नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट आपने किसी को दे दिया, ड्रॉ करके साइन करके किसी को दे दिया, सपोज आपने चेक काट के किसी को दे दिया, अब वो चेक बैंक में जाके बाउंस हो गया, आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे और वो चेक बाउंस हो गया, या फिर वो चेक डिसऑनर कर दिया गया, किसी वजह से आपके साइन मैच नहीं हुए या किसी भी वजह से वो चेक अनादरित कर दिया, बैंक ने उसको लेने से इनकार कर दिया, तो ऐसे केस में क्या होता है, क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है इसको, इस पर पेनाल्टी पड़ती है, इवन इम्प्रिजमेंट का भी प्रावधान है, प्रोविजन है इसमें। तो इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, यू कैन स्यू द पर्सन, आप उस पर्सन को कोर्ट तक लेके जा सकते हो जिसने आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है पर वो किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं हुआ या फिर उसका पेमेंट नहीं हुआ। लेकिन इंस्ट्रूमेंट कौन सा होना चाहिए, उन्हीं तीन कैटेगरीज में से कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, या तो चेक होना चाहिए या बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि इन्हीं तीन के बारे में लॉ में दिया गया है और के जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में लॉ में नहीं दिया गया है, तो इन्हीं तीन इंस्ट्रूमेंट्स पे ये प्रोविजन लागू होता है। Now come to the fourth point. It is presumed already that it has been drawn for a valuable consideration. किसी महत्वपूर्ण प्रतिफल के लिए आपने ये किया है, आपने ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया है, ड्रॉ किया है और किसी को दिया है, वो ये माना जाता है कि वो किसी प्रतिफल के उद्देश्य से दिया गया है। मतलब आपने हो सकता है किसी से सामान खरीदा हो और उसके बदले में आपने उसे कैश ना देके चेक दे दिया हो, या फिर आपने बिल एक्सेप्ट करके दे दिया हो, तो उसके बदले में आपको क्या मिला, वो सामान मिला ना, जो भी आपने गुड्स या सर्विस परचेज किए वो मिली। तो कोई ना कोई कंसीडरेशन होना चाहिए, जो आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना के दिया है उसके पीछे कोई ना कोई कंसीडरेशन, कोई ना कोई प्रतिफल होना चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इट वर्क्स जस्ट लाइक मनी एंड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन और द अदर। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जैसे चेक आप बना के दे रहे हो, तो चेक आपको अगर कैश पेमेंट नहीं करना है, सपोज आपको किसी को 10,000 का पेमेंट करना है, आपने कैश में नहीं किया और चेक काट के दे दिया, तो वो जो चेक है वो देखा जाए तो एक पीस ऑफ पेपर है, लेकिन वो क्या काम कर रहा है, वो मनी के ऑल्टरनेट का काम कर रहा है, हार्ड कैश के ऑल्टरनेट का काम कर रहा है वो यहाँ पे। तो इसीलिए लिखा गया है, इट वर्क्स जस्ट लाइक मनी, जो आपका पैसा, रुपया पैसा होता है, जो धनराशि होती है, वो उसी की तरह काम करता है एग्जैक्टली। एंड द लास्ट पॉइंट इज फॉर डेट, इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द सिंपलेस्ट मोड। फॉर द डेट इट इज कंसीडर्ड ऑफ द सिंपलेस्ट मोड। कैसे, बिल ऑफ एक्सचेंज, मुझे पता नहीं आप लोगों ने पहले पढ़ा है या नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज का एक प्रोविजन होता है कि हम उसको डिस्काउंट करा सकते हैं, बैंक में ले जाके उसको डिस्काउंट करा सकते हैं। तो अगर आप बिल को डिस्काउंट करा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक तरह से बैंक से एडवांस ले रहे हो, मतलब उसकी मैच्योरिटी तो 1-2 महीने बाद की है, पर आपने बैंक में आज ही वो बिल लगाकर उसका पेमेंट बैंक से ले लिया, तो वो क्या हुआ, एक तरह से आपने एडवांस के तौर पर उसको रिसीव कर लिया। तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे है, अगर आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत है तो ये सिंपलेस्ट वे होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इन कैश करा लेना।
तो पहला था रिटन डॉक्यूमेंट, दूसरा था ट्रांसफरेबल होता है, लेकिन ट्रांसफरेबल कैसे होता है, दो तरीकों से होता है, पहला बाय डिलीवरी, दूसरा बाय डिलीवरी एंड इंडोर्समेंट। फिर आपका तीसरा पॉइंट था कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बेस पर आप किसी को भी स्यू कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये लॉ में डिफाइन किए गए हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को। जो एक्ट बना है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881, उसमें इनको डिफाइन किया गया है, तो इसलिए आप उसको कोर्ट तक लेके जा सकते हो। फिर आपका फोर्थ पॉइंट था इट इज़ प्रिज्यूम्ड ऑलरेडी दैट इट हैज़ बीन ड्रॉन। ये कंसीडरेशन होता है, जो भी आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई कंसीडरेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपकी मनी का काम करता है, मनी के ऑल्टरनेट का काम करता है, हार्ड कैश के ऑल्टरनेट का। और लास्ट पॉइंट था आपका डेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है, एडवांस, या अगर आपको एडवांस चाहिए लिक्विडिटी बनानी है तो ये उसके लिए सिंपलेस्ट वे होता है। नाउ कम टू द सिग्निफिकेंस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर आप ये भी कह सकते हो बेनिफिट्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स या इंपॉर्टेंस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं लोग, तो आखिर क्यों करते हैं, क्या वजह है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। दे प्रोवाइड द पार्टीज with an ease of doing business, and they can also be a source of finance when in need of funds. Let us learn more about negotiable instruments and their advantages. Okay, so आपका पहला एडवांटेज इसका क्या होता है कि ये बिजनेस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसको बनाए रखता है, मतलब बिजनेस को करना ये आसान बना देता है। कैसे, सपोज आपने क्रेडिट में बाइंग एंड सेलिंग की है, आप क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स करते हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दे दिया जाता है। अगर आपने तुरंत पेमेंट नहीं करा, 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद आपको पेमेंट करनी है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं और उसे बना के दे देते हैं। वो क्या होता है, वो पेमेंट की रिसिप्ट की तरह काम करता है, मतलब 6 महीने बाद उसको दिखाकर आप पेमेंट अपना ले सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास इतना कैश नहीं है हाथ में और आपको कोई पेमेंट करनी है इंस्टेंटली, तो दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि आप चेक बनाकर, चेक काट कर भी सामने वाले को दे सकते हो, आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और तीसरा, प्रॉमिसरी नोट भी इसी तरह से काम आता है। प्रॉमिसरी नोट को भी आप क्या कर सकते हो, किसी को लिख कर दे सकते हो, और फिर उसमें भी जो भी डेट और अमाउंट लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर दोगे। उसके बाद दूसरा काम ये क्या करता है, लिक्विडिटी बनाए रखता है। लिक्विडिटी का मतलब हुआ, अगर आपको फंड्स की ज़रूरत है तो आप इन डॉक्यूमेंट्स, इन जो ये प्रपत्र हैं, विनिमय साध्य प्रपत्र, इनको अगर सपोज आपके पास चेक रखा हुआ है, आपको फंड्स की ज़रूरत है, तो आप उसे बैंक में लगा के कैश ले सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज रखा हुआ है और आपको कैश की ज़रूरत है, तो आप उसे बैंक में ले जाके उसको डिस्काउंट करा सकते हो, इन कैश करा सकते हो। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिसमें आपने देखा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या होता है। फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आए, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के 2 पार्ट्स हैं, पहला निगोशिएबल, फिर दूसरा नॉन निगोशिएबल। आपको सेकेंड यूनिट में ये तीनों पढ़ने हैं। फिर आपने देखा निगोशिएबल का मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, मतलब उसको अलग अलग करके पहले पढ़ा, एनालाइज करके, और फिर ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पूरा मीनिंग देख लिया। उसके बाद ये आपका था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनीशन आप लिखोगे, तो जो आपने अभी ये प्रीवियसली ये सब देखी स्लाइड में लिखा हुआ, इसी के बेस पे ये आपकी डेफिनीशन बनकर आई। आफ्टर दैट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे डिवाइड किया गया है, लॉ ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किन्हें माना है, और बाय यूसेज अगर हम देखें, यूज़ करने के आधार पर, उपयोग करने के आधार पर, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ये कैटेगरीज थी। पर इसमें जो ये स्टार्टिंग के 3 है ना, यही 3 आपको पढ़ने हैं, क्योंकि सेकेंड यूनिट में बस यही 3 कवर किए गए हैं। फिर आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स देखे, क्या क्या होता है, और लास्ट में आपने इसका सिग्निफिकेंस देखा, इंपॉर्टेंस देखी कि ये क्या क्या काम करता है। बिजनेस को ईजी बनाता है, हार्ड कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती, कैश का या मनी का ऑल्टरनेट के तौर पर काम करता है। तीसरा, ये लिक्विडिटी का काम करता है, लिक्विडिटी बनाए रखता है। चौथा, जब फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो ये फंड्स की ज़रूरत को तुरंत का तुरंत पूरा कर देता है। एंड लास्ट में आपका जो तीनों पार्टीज़, दो पार्टीज़ या 3 पार्टीज़, जितनी भी पार्टीज़ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में इन्वॉल्व होती हैं, कहीं ना कहीं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट
सभी के लिए फायदे का काम करता है, सभी को कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। अगर बैंक डिस्काउंट करा रहा है आपके बिल को तो उसे भी कोई ना कोई फ़ायदा मिलता है। अगर आपका जो सेलर है और जो परचेज़र है वो इसे यूज़ कर रहा है तो उसे भी किसी ना किसी तरह का फ़ायदा मिलता है। सो थैंक यू सो मच।